गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हमने मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया है, उसकी मॉर्फोलॉजी। अब आते हैं फिजियोलॉजी पे, यानी कि फंक्शनिंग पे। और उसमें पहले है गैमीटोजेनेसिस, यानी कि गैमीट फॉर्मेशन। ठीक है, गैमीटोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। अब क्योंकि दो तरह के गैमीट्स हैं, स्पर्म और एग, तो इसलिए गैमीटोजेनेसिस भी दो तरह की होती है, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, right? Process of formation of haploid gametes from the undifferentiated diploid germ cells in the gonads, that is called गैमीटोजेनेसिस। गोनेड्स का मतलब है टेस्टिस और ओवरी, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। नाउ ह्यूमन बींग्स में कह रहा है ना कि मेल्स में स्पर्म फॉर्मेशन होता है, उसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे। फीमेल्स में एग बनता है या ओवम बनता है तो उसको oogenesis कहते हैं। तो ये दो प्रोसेस हैं। पहला है स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। कहाँ बनेंगे? टेस्टिस में। और कौन से सेल से बनते हैं ये? जर्म सेल से ना, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स कह रहा है ये इनको, पीजीसी। अगर आप सिर्फ जर्म सेल कहना चाहें तो भी ठीक है। एंड दिस प्रोसेस इट स्टार्ट्स एट द प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का मतलब है जब लगभग 13 to 15 ईयर्स में बॉयज़ में जब चेंजेस आते हैं और जो हार्मोन्स हैं उनमें, है ना, मेल सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस होने लगते हैं, तो उस स्टेज को प्यूबर्टी कहते हैं। तो स्पर्म फॉर्मेशन भी तभी शुरू होती है। और इसमें इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं, लेकिन उससे पहले कहाँ होती है ये स्पर्म फॉर्मेशन, उसके लिए आपको एक बार फिर से जो इसका मॉर्फोलॉजी थी इसकी, वो मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज़ करा दूं। कि हमने कहा था ये टेस्टिस है, ये साइड व्यू है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। दिस इज़ द टेस्टिस। यहाँ पे स्पर्म बनते हैं ना, और यहाँ से फिर वो इसमें एपिडिडाइमिस में जाते हैं, फिर यहाँ से ऊपर वास डिफर्न्स में, जो कि काफ़ी ऊपर यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से होके आता है ना यहाँ पे फिर इजैकुलेटरी डक्ट और अल्टीमेटली यूरेथ्रा, जो कि पेनिस के थ्रू बाहर इजेक्ट होते हैं स्पर्म्स। ये इसका साइड व्यू है। और अगर आप इसका फ्रंट व्यू दोबारा से रिवाइज करना चाहें तो इस तरह से आपको बताया था कि दो टेस्टिस होती हैं, और यहाँ से इस वाले टेस्टिस के स्पर्म एपिडाइमिस वास डिफर्न्स से होते हुए यहाँ, इस वाली के यहाँ से होते हुए यहाँ, है ना, और दोनों मिलके यहाँ पर इजैकुलेटरी डक्ट्स बनते हैं। उसके बाद ये यूरेथ्रा, तो ये यूरिनरी ब्लैडर ना, इसके ऊपर से आते हैं वास डिफर्न्स, राइट। और टेस्टिस का, इन दो टेस्टिस हैं, इनमें से एक टेस्टिस का अगर हम स्ट्रक्चर डिटेल में देखें जो हमने किया था, तो इस तरह से आपको बताया था। उस टाइम उतनी क्लियर पिक्चर्स नहीं थी, आपके पास अगर ये बुक्स हैं तो इनमें तो क्लियर है काफ़ी। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है ना, ये सारे टेस्टिस का ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हो, दीज आर ऑल द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जिनके अंदर स्पर्म्स बनते हैं, और ये सारे फिर यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड रिटेटेस्टिस, ये जो नेटवर्क सा बना हुआ है, रिटेटेस्टिस। उसके बाद वासा एफरेंशिया, ई, ये छोटे छोटे, ये जो चार हैं यहाँ पे, ये वासा एफरेंशिया हैं, जो अल्टीमेटली इसको कहाँ डाल रहे हैं? एपिडिडाइमिस में। ये सी शेप स्ट्रक्चर आपको कहा था एपिडिडाइमिस है। और इसके बाद शुरू होता है ये वास डिफर्न्स, जो ऊपर को जाता है, ठीक है। तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, इनमें यहाँ बनेंगे स्पर्म। और अब आता है इसका क्रॉस सेक्शन। ये तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है ना टेस्टिस का, अगर क्रॉस सेक्शन देखें तो वो ऐसा दिखता है, जो कि आपको मैंने कहा था प्रैक्टिकल में भी स्लाइड है इसकी, और वो ऐसी ही दिखती है ऑलमोस्ट। तो क्रॉस सेक्शन में कैसे दिखता है? ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे दूसरी है, इधर तीसरी है, चौथी, ऐसे करते हैं। और हर एक ट्यूब्यूल के अंदर आप देख रहे हो ये स्पर्म्स दिख रहे हैं, इसके अंदर ये दिख रहे हैं ना, सेंटर में यहाँ बन रहे हैं। और ये जो बड़े सेल्स आप देख रहे हो कुछ, ये कौन से हैं? सर्टोली सेल्स, जो कि इन स्पर्म्स को नरिश करते हैं, ठीक है। बाकी ये जो छोटे छोटे सेल्स हैं, यही है वो, ये जो सबसे साइड पे आप देख रहे हो, यही जर्म सेल्स हैं जो अभी हमने बात की, इन्हीं से अल्टीमेटली स्पर्म्स बनेंगे, ठीक है। इस डायग्राम में क्योंकि इसने लेबल किया है यहाँ, इस वाले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में आप देख सकते हो, ये सबसे पहली लेयर जो है वो जर्मिनल एपिथीलियम या जर्म सेल्स हैं। उनसे ही क्या होगा? स्पर्मेटोगोनियम या स्पर्म मदर सेल बनेंगे। उसके बाद वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाते हैं, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाते हैं, और अल्टीमेटली स्पर्म्स बनते हैं, ठीक है। ये स्पर्मेटिड, और उसके बाद स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म्स,
तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बन रहे हैं इस तरह से। ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ना, ये दूसरा है जो कि आधा ही दिख रहा है, ये भी है, ये भी है। तो इस तरह से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो लाइनिंग होती है उसी को जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं या जर्म सेल्स कहते हैं। और वही सेल्स डिवाइड करते हैं पहले तो माइटोसिस से, फिर मियोसिस से, और अल्टीमेटली स्पर्म्स बनते हैं, राइट। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कहाँ बन रहे हैं। यहाँ पर इस डायग्राम में मैंने आपको कहा था, एक तो ये सर्टोली सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो इनको नरिश करते हैं। दूसरा लेडिग सेल्स, ये वाले जो बीच बीच में है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर नहीं है, ये बाहर है ना, यहाँ है, यहाँ है। ये जो लेडिग सेल्स हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका दूसरा नाम है इंटरस्टिशियल सेल्स, और ये हॉर्मोन्स बनाते हैं। इनका भी अभी जिक्र आएगा आगे। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में इस बार ये फ्रंट व्यू आया था बनाने को, लेकिन आपको ये भी आ सकता है टेस्टिस का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, और ट्रांसफर सेक्शन भी आ सकता है। सो नाउ वी कम टू द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। सो प्रोसेस में क्या है, कितने स्टेप्स हैं इसके, ये देखिए। आपको कहा प्यूबर्टी में ये शुरू होता है, और इसके जो स्टेप्स हैं, पहला होगा मल्टीप्लिकेशन फेज़। मल्टीप्लिकेशन फेज़ का मतलब जब जो जर्म सेल्स हैं वो जस्ट डिवाइड करेंगे, और वो भी माइटोसिस से, ठीक है। दे इंक्रीज देयर नंबर बाय रिपीटेड माइटोटिक डिविजन्स, है ना। जस्ट अपना नंबर बढ़ाते रहेंगे माइटोसिस से। यानी कि 46 क्रोमोसोम होता है हर एक जर्म सेल में, तो माइटोसिस से जो नए सेल्स बनेंगे उनमें भी सब में 46 ही होगा, ठीक है। ये जो जर्म सेल्स हैं इनको आप स्पर्म मदर सेल्स कह सकते हो, जिनसे अल्टीमेटली स्पर्म्स बनने वाले हैं। तो यही होता रहता है, शुरू में तो माइटोसिस से डिवाइड करते रहेंगे। नेक्स्ट आती है फिर ग्रोथ फेज़। इसमें क्या होता है कि कुछ एक सेल्स, ठीक है, कुछ एक स्पर्म मदर सेल्स या स्पर्मेटोगोनिया जो हैं वो अपना साइज़ बढ़ा लेते हैं। साइज़ इस तरह से बढ़ाते हैं कि ऑलमोस्ट डबल हो जाते हैं, उनको बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, राइट। और फिर इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में होगा मियोसिस। अब मियोसिस होगा, और उस फेज़ को बोलते हैं मैच्योरेशन फेज़, ठीक है। मैच्योरेशन फेज़ में क्या होगा, ये देखो, ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विल अंडरगो मियोसिस, और मियोसिस डबल डिवीजन है। तो मियोसिस 1 होने के बाद जो आपको 2 सेल मिलेंगे उनको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। इनमें फिर से मियोसिस 2 होगा, तो आपको 4 हैप्लॉइड सेल्स मिलेंगे जिनको कहते हैं स्पर्मेटिड्स। सो दिस इज़ द मैच्योरेशन फेज़, जिसमें कि हमने कहा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस होगा। मियोसिस 1 के बाद 2 सेल बनते हैं ना, उन्हीं में आधा हो जाता है क्रोमोसोम नंबर, उनको बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 2 हैं, इनमें दोनों में फिर से मियोसिस 2 होगा, तो 4 सेल बनेंगे जो कि हैप्लॉइड होंगे, और उनको बोलते हैं स्पर्मेटिड्स, राइट। दिस इज़ द प्रोसेस एंड द 3 स्टेप्स, जो कि यहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, सबसे पहले जर्म सेल, है ना, जर्म सेल्स या स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्म मदर सेल्स जिनको हमने कहा वो डिप्लॉयड होते हैं। और जैसे मैंने कहा माइटोसिस से पहले तो वो अपना नंबर बढ़ाते रहते हैं, लेकिन फिर ग्रोथ फेज़ जब आ जाती है तो ये सेल अपना साइज़ बढ़ा लेंगे, उसी को ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। साइज़ में बड़े हो जाते हैं। अभी भी क्रोमोसोम नंबर 46 ही है इनमें, सिर्फ ये साइज़ में बड़े हुए हैं। फिर तीसरी जो आती है मल्टीप्लिकेशन फेज़, तो ये मतलब डिवाइड करेंगे अब मियोसिस से, ठीक है। मियोसिस 1 होगी तो ये 2 बन गए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, इनमें आधा हो गया क्रोमोसोम नंबर। और ये दोनों फिर मियोसिस 2 इनमें होगी, तो ये 4 स्पर्मेटिड्स बन गए जो चारों हैप्लॉइड हैं। सबके अंदर, इन चारों के अंदर 23 क्रोमोसोम्स हैं, राइट। सो दिस इज़ योर मल्टीप्लिकेटिव फेज़, जहाँ पे ये सिर्फ मल्टीप्लाई करता है माइटोसिस से। उसके बाद ग्रोथ फेज़ में ये ग्रो करता है साइज़ में, और फिर मैच्योरेशन फेज़ में ये मियोसिस इनमें होती है। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी डिप्लॉयड होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो हैप्लॉयड होते हैं, और स्पर्मेटिड्स तो होते ही हैप्लॉयड है, ठीक है। ये स्पर्मेटिड्स बने हैं अभी, जब तक इनकी शेप ऐसी नहीं हो जाएगी स्पर्म जैसी, ठीक है, तब तक इनको स्पर्मेटिड्स कहते हैं। उसके बाद इनमें ये चेंज होता है, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आती हैं और ऐसी शेप बन जाती है, अब इनको स्पर्म्स कह सकते हैं, ठीक है। स्पर्म्स या स्पर्मेटोजोआ,
स्पर्म्स का ही दूसरा नाम है स्पर्मेटोजोआ, राइट। सो दिस इज़ द प्रोसेस। और ये जो स्पर्मेटिड्स हैं इनका स्पर्म्स में चेंज होना, ठीक है, फ़र्क क्या है, ये गोल है ना और इसकी टेडपोल लाइक शेप है। सो स्पर्मेटिड्स दे चेंज इनटू स्पर्मेटोजोआ एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। ये सारी टर्म्स बहुत कंफ्यूजिंग है। देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, ये पूरा प्रोसेस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम स्पर्म मदर सेल्स या स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस जो है उसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। जबकि स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, सिर्फ ये लास्ट स्टेप, दैट इज़ फॉर यू कैन से कन्वर्शन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म्स, ठीक है। स्पर्मेटिड्स जो 4 बने थे और चारों हैप्लॉयड हैं ऑलरेडी, उनमें सिर्फ शेप का चेंज आता है एंड दे चेंज इनटू स्पर्म्स एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये दोनों अलग टर्म्स हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस पूरा प्रोसेस है, स्पर्मियोजेनेसिस सिर्फ ये वाला लास्ट वाला है, ठीक है। देन इसके बाद ये तो हो गया कि स्पर्म फॉर्मेशन कैसे होता है। और उसके बाद जैसे आपको कहा है कि ये जो स्पर्म्स बनते हैं ये फिर सर्टोली सेल्स में अपने आप को एम्बेड कर लेते हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आ जाएगा फिर हॉर्मोन्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस, ठीक है। हॉर्मोन्स एसेंशियल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इसमें 2 हॉर्मोन्स हैं बेसिकली, लेकिन इसको भी आप अगर इस टेबल की मदद से समझें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके पास अगर ये दूसरी बुक्स है ना, दिनेश या मॉडर्न या प्रदीप वाली, तो इसमें आपको ये टेबल मिलेगा। सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स कि सबसे पहले ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है ना, वो ही कंट्रोल करता है ना पिट्यूटरी को भी अल्टीमेटली, आपको पिछले साल पढ़ाया हुआ है। तो हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन आता है दैट इज़ गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, है ना। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा कि अपने गोनाडोट्रोफिन्स रिलीज़ करो, ठीक है। तो ये पिट्यूटरी फिर आगे 2 हार्मोन बनाता है, LH और FSH। LH इज़ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH इज़ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। L से लेडिक सेल आपने याद रखना है, ये तो ब्रेन से आया ना, ये हार्मोन ब्रेन से आएगा ब्लड के ज़रिए और कहाँ पहुँच जाएगा, टेस्टिस में। जहाँ पर मैंने आपको बताया लेडिक सेल्स जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर पड़े हुए थे ना, वही उन्हीं सेल्स को एक्टिवेट करता है और ताकि ये अपने हार्मोन्स बनाएं, मेल सेक्स हार्मोन्स, एंड्रोजन्स उनको कहते हैं, जिनमें मेन होता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। दूसरी तरफ FSH या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहाँ जाएगा, ब्रेन से निकल के ब्लड के ज़रिए ये भी टेस्टिस में पहुँचेगा और वहाँ जो सर्टोली सेल्स थे जो थोड़े बड़े साइज़ में आपको बताए, उन सर्टोली सेल्स को ये स्टिमुलेट करता है, किसके लिए, ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस हो, राइट। सो ये टेबल है आपका। बाकी आप इसके फुल फॉर्म्स यहाँ देख सकते हैं, देखिए LH इज़ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH इज़ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये 2 हार्मोन हैं जो पिट्यूटरी रिलीज़ करता है। आप इसको याद रखिए, ये कहाँ से आ रहे हैं, ब्रेन से, लेकिन पहुँच रहे हैं टेस्टिस में और वहाँ आकर अपना काम करते हैं, ठीक है। तो ये हार्मोनल कंट्रोल आप इसका कह सकते हो स्पर्मेटोजेनेसिस का। और अब आते हैं अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम इसकी, ख़ास तौर से स्पर्म की डायग्राम बनाने को बहुत बार आ चुकी है बोर्ड्स में। सो हेयर यू गो, दिस इज़ द डायग्राम, जिसमें आपने क्या करना है, देखो है तो ये भी एक सेल ही है ना, ठीक है। तो सेल की सबसे आउटरमोस्ट लेयर क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पूरे के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग है ये, राइट। देन किसी भी सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, तो दिस इज़ द न्यूक्लियस, ये बहुत बड़ा सा आप देख रहे हो अंदर, इसमें ये क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं अंदर, ठीक है ना, ये पूरा न्यूक्लियस है। और इस सेल की जो गोल्जी बॉडी थी वो टिप पे आ जाती है, गोल्जी बॉडी जो है वो कहलाती है एक्रोसोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1 नंबर के लिए, ठीक है। टिप ऑफ द स्पर्म इज कॉल्ड एक्रोसोम, जो एक्चुअली इसकी गोल्जी बॉडी होती है।
उसके बाद एनिमल सेल में न्यूक्लियस के पास आपको पता है 2 सेंट्रियोल्स होते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी 2 सेंट्रियोल होंगे, एक प्रॉक्सिमल मतलब यहाँ वाला, डिस्टल मतलब नीचे वाला, है ना। 2 सेंट्रियोल्स रहते हैं। पहली बात तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ना, इसको डिवाइड किया हुआ है, ये हेड पोर्शन है, इसको नेक बोल देते हैं, नेक में 2 सेंट्रियोल्स हैं। इसको मिडल पीस बोलते हैं, मिडल पीस में ये माइटोकॉन्ड्रिया हैं जो आप ये देख रहे हो जिगजैग, दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया। और फिर ये आ जाती है टेल। तो 4 पार्ट्स हैं इसके, हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल। ठीक है, हेड में क्या है, एक तो न्यूक्लियस और दूसरा एक्रोसोम। नेक में 2 सेंट्रियोल्स हैं, मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया हैं, और उसके बाद टेल जो है इसमें आप देख रहे हो ये एक्सियल फिलामेंट बीच में जो जा रहा है, दिस इज़ एक्चुअली कहाँ से निकलता है, ये इस डिस्टल सेंट्रियोल से निकलता है ये, और पूरी टेल तक जाता है। और टेल से भी बाहर जो इसका थोड़ा सा पीस निकल जाता है उसको बोलते हैं एंड पीस। तो ये डायग्राम बननी चाहिए आपकी, और ये सारी लेबलिंग होनी चाहिए। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। इसको आपने डिस्क्राइब करना हो अगर थोड़ा बहुत तो यहाँ से आप कर सकते हो। दिस इज़ टेडपोल शेप का ये होता है, और इसका साइज़ दे रखा है, इतना डायमीटर है 2 to 5 माइक्रोमीटर्स, लंबाई इसकी 60 माइक्रोमीटर्स है। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरे को कवर करती है। बाकी हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल इसके 4 पार्ट्स हैं। हेड में आपको बताया टिप जो है, जो गोल्जी बॉडी है इसकी, उसको एक्रोसोम कहते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियस होता है। और एक्रोसोम की एक और खासियत ये है, इम्पॉर्टेंस ये है इसकी, कि इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जिनकी मदद से ये स्पर्म एग में एंटर करता है। ठीक है, बाकी नेक में आपको मैंने कहा 2 सेंट्रियोल्स हैं, मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो कि इसको एनर्जी देते हैं, ठीक है, स्विम करने के लिए और वेजाइना तक पहुंचने के लिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक पहुंचने के लिए। टेल काफ़ी लंबी है इसकी, जिसमें कि एक्सियल फिलामेंट रहता है। तो स्पर्म जो है ये देखिए, इफ़ इट फेल्स टू कंटैक्ट द ओवम विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड इट एग्जॉस्ट इट्स एनर्जी एंड डाइज। इसको मतलब 2 या 3 दिन तक अगर एग मिल जाए तो फर्टिलाइजेशन होती है, अदरवाइज स्पर्म्स जो है उनका उतना ही लाइफ स्पैन होता है एंड दे डाई। इसके अलावा ह्यूमन मेल इजैकुलेट्स अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स एक बारी में। इजैकुलेशन में इतने स्पर्म्स दे आर प्रेजेंट, राइट। पर उसमें से एटलीस्ट 60% जो हैं वो नॉर्मल शेप साइज़ के होने चाहिए, और 40% जो हैं वो विगरस मोटिलिटी मतलब मूव करने में और काफ़ी एक्टिव होने चाहिए, तो ही फर्टिलाइजेशन जो है वो पॉसिबल होती है। सो दिस इज़ अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस। देन नेक्स्ट हम करेंगे oogenesis।